मेरे साथ इस समय मौजूद हैं फिल्म अभिनेता और जन समस्या मेला के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव। सत्येंद्र सिंह यादव को दूसरे जो है नाम हीरो भैया के नाम से मुंबई में ही मशहूर हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में देश भर में मशहूर हैं। और आप जन समस्या मेला के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जन समस्या मेला नामक संस्था से तमाम पीड़ितों को अब तक न्याय दिला चुके हैं। आपका काम पीड़ितों की समस्या को शासन प्रशासन के संज्ञान में लाना है और पीड़ितों की समस्या को हल करना है। आप कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और सत्येंद्र सिंह हीरो भैया को पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी सौंपी थी। चुनाव प्रभारी बना के इनको भेजा गया था और करेल विधानसभा में इन्होंने बहुत मेहनत की थी। नतीजा आप सभी के सामने है। अखिलेश यादव की बम्पर जीत हुई और इस बार फिर एक बार हीरो भैया मैनपुरी में आ चुके हैं और इस बार इनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है डिम्पल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी हैं। और उन्हें जिताने की इस बार हीरो भैया को फिर जिम्मेदारी सौंपी गई है और हीरो भैया फिर एक बार फिर हीरो भैया आ चुके हैं मैनपुरी। और आज इनसे सैफई बुलेटिन स्पेशल इनसे बातचीत कर रहा है और मैं इस समय मौजूद हूँ सैफई क्लब में। सैफई क्लब में हीरो भैया का स्पेशल ये इंटरव्यू आप देखेंगे और मैं शुरू करता हूँ हीरो भैया से। सत्येंद्र जी नमस्कार, सैफई बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले जो सैफई बुलेटिन बहुत छोटी से शुरुआत हुई थी और आज देश भर में बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। मैं कई बार लखनऊ में होता हूँ, दिल्ली में होता हूँ और सैफई बुलेटिन की चर्चा होती है और बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इसकी तारीफ़ करते हैं मुझसे मिलके कई बार कि जितने भी लोग जितने दर्शक जुड़े हुए हैं और जो लोग फॉलो करते हैं, सबसे पहले उनको मेरा सादर नमस्कार। और उसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर देश और दुनिया का, भारत का, उत्तर प्रदेश का और हमारे स्थानीय लोग, तमाम टैलेंट को आप एक जगह देते हैं और वो लोगों तक उनकी बात पहुंचे और लोगों तक उनकी कला और उनके हुनर को पहुंचाने का काम जो आप करते हैं, इसके लिए मैं तमाम कलाकारों की ओर से, तमाम सामाजिक और राजनीतिक लोगों की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आज इस इंटरव्यू के लिए हम लोग कई दिन पहले करने वाले थे, क्योंकि चुनाव में आप जानते हैं लगातार आप भी बहुत सारे कवरेज में रहते हैं और मैं भी कई जिम्मेदारियों को लेकर परसों भी आदरणीय डिम्पल यादव जी का हमारे कार्यक्रम लगा हुआ था। तो आज हम लोगों का समय निर्धारित हुआ, तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं ये इंटरव्यू शुरू कर रहा हूँ इस वक्त और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत स्वागत और धन्यवाद। सत्येंद्र जी कैसा है इस बार चुनावी माहौल? चुनावी माहौल अगर बिना समय लगाते हुए अगर आप हमसे जानना चाहेंगे, पूरे देश की नज़र जो है इस वक्त मैनपुरी के उपचुनाव पर है। हम सब ने श्रद्धेय नेताजी को खोया है। इस देश की बहुत बड़ी राजनीतिक और एक आंदोलन, गरीब, कमजोर किसान, निचले स्तर के तबके की आवाज़ को खोया है। सड़क से लेकर भारत की संसद तक, सदन तक, नीचे से लेकर उच्च तक, चारों ओर जिस तरह से तमाम दबे कुचले, शोषित और पीड़ित वर्ग की आवाज़ श्रद्धेय नेताजी बने और देश में जो बदलाव, जो सहयोग अभूतपूर्व और जो काम नेताजी द्वारा किए गए, ये अभूतपूर्व में इनको कभी नहीं बुलाया जा सकता है। मैं इस इंटरव्यू के शुरू होने से पूर्व मैं सबसे पहले नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और नेताजी को याद करते हुए मैं जवाब देता हूँ कि देश में मुलायम सिंह यादव जी जैसा नेता शायद हमें फिर कभी नहीं मिलेगा और न हो सकता है कोई। नेताजी जैसा एक बहुत बड़ी शख्सियत नेताजी थे। मैनपुरी को हासिल करके भारतीय जनता पार्टी 2024 में इस साजिश में है कि वो ये बताए कि मैनपुरी का जो समाजवादी किला है वो ध्वस्त हो चुका है। नेताजी का जो समाजवादी एक विचारधारा को लेकर जो जिस ताकत को उन्होंने निर्माण किया था, जन्म दिया था, बनाया था, उसे तोड़कर भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर सांत्वना देने आई थी और नेताजी के जाने को लेकर हम सबको ढांढस बंधाने आई थी, लेकिन यहाँ पर घेराबंदी करके रह गई। ऐसी भारतीय जनता पार्टी
मैनपुरी जो नाक बन चुकी है पूरे देश में, क्योंकि नेताजी का गढ़ है, नेताजी का सब कुछ है यहाँ पर। सतन जी, पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ था, अखिलेश यादव जी करल से विधायक चुने गए और इस बार लोकसभा उपचुनाव हो रहा है। पिछले चुनाव में इस चुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं आप? मैं ये देख सकता हूँ कि पिछली बार 2022 में बहुत सारी त्रुटियां हुई। कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर देर हुई, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रत्याशी भी सही नहीं चुने गए। ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हुई। जो पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो इस काबिल नहीं है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए थी वो घर पे बैठे रहे। तो ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हुई जिनकी वजह से 2022 में उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में लोगों ने वोट किया। समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज, वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो इससे कम वोट शेयर में हमने पिछली सरकार बनाई थी और भारी तादाद में लोगों ने वोट किया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से श्रद्धेय नेताजी की जो समाजवादी पार्टी में जो चुनाव होता था, उनका जो निर्णय होता था, कहीं ना कहीं पार्टी का इसमें चूक हुई। उस चूक की वजह से सरकार बनते बनते रह गई। लेकिन इस मैनपुरी में सतन जी ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट थी, समाजवादी पार्टी के पास सीट है मैनपुरी की काफी समय से, और आज मुलायम सिंह जी इस दुनिया में नहीं, इसका डिम्पल यादव को कितना फायदा देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो इस वक्त जो है नेताजी अभी अभी गए हैं हम सबको छोड़कर। मैनपुरी की जनता बहुत ही भावुक होकर और बड़ी ही भावनाओं के साथ जो है भाभी जी आदरणीय डिम्पल यादव जी को वोट करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी जो है बहुत बड़ी साजिश से, बहुत बड़ी घेराबंदी के बाद उतर चुकी है। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी भारी लीड से जीतेगी मैनपुरी से, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, अगर आप पूर्व में जाएंगे तो गांधी परिवार में भी इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई है, बांटो और राज करो। जो कभी ब्रिटिशर्स जो है भारत पे करते थे, अंग्रेजी हुकूमत जिस तरह से करती थी कि बांटो और राज करो, हमें आपस में लड़ा के, भारतीय जनता पार्टी एक रूटीन, उनका ये मोनोपोली है जो हमेशा सक्सेस भी रहते हैं इसमें। यहाँ तक कि हम लोगों के यहाँ पे भी उन्होंने प्रयास किया। मैनपुरी में जो प्रत्याशी हैं दूसरे, सबसे पहले तो पार्टी को इस बात को सोचना चाहिए कि वो किस बात को लेकर नाराज हुए। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है। और अगर नेताजी जब सक्रिय थे राजनीति में, तो उनके दौर में ऐसा होता था कि जब कोई नाराज होता था तो उसे बुला के पूछा जाता था कि भाई आप क्यों इस बात से नाराज हैं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि नेताजी का शिष्य ही इस तरह से आदरणीय डिम्पल यादव जी के खिलाफ में चुनाव लड़े। पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति किस मुद्दे को लेकर, किस बात को लेकर, किस लिए नाराज है, उसे मनाया जाना चाहिए। नेताजी मनाने के लिए घर पहुंच जाते थे। तो कहीं ना कहीं राजनीति बदल रही है और पूरा का पूरा परिवेश बदल रहा है, सोच बदल रही है, समय कम है। और अब जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति में विस्तार से धैर्यवान नेताओं की कमी है जो सही सलाह दें, पार्टी के मुखिया को सही सलाह दें, सही रास्ता और सही समय पे दें। मुझे लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। जो त्रुटियों में अगर समय पर सुधार होगा तो निश्चित तौर पे पार्टी इस चुनाव में तो जीतेगी ही, लेकिन आगे भी 2024 में बेहतर प्रदर्शन करेगी। सतन जी, अब तक कितने गांव का दौरा कर चुके हो? क्या माहौल है चुनावी? क्या किन किन जातियों का वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि 160 से ज़्यादा गांव हो गए होंगे और मुझे लगता है लगभग मैनपुरी के जो कई विधानसभाओं में जहां मुझे जिम्मेदारी मिली या जहां मुझे स्वयं में भी अगर लगा, क्योंकि मैं एक जन समस्या मेला कमेटी चलाता हूं, तो बिल्कुल निचले स्तर पर, जो निचले पायदान पर जाके लोग जुड़े हुए हैं, लोगों ने कहा तो मैंने प्रयास किया वहाँ पर पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उन्हें भी लेकर गए
कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस चुनाव में राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी राजनीति को लेकर नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी नेताजी के जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं मैनपुरी से, नेताजी का जीवन जो है एक अभूतपूर्व योगदान है, तो नेताजी की उन जन भावनाओं को, नेताजी के लोगों को और मैनपुरी को किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में न देने का चुनाव है जहां पर मैनपुरी का भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल में शोषण हो। आप देखिए पूरे देश में महंगाई चरम पर है, गरीबी आप देखिए कहाँ पहुंची। एक साधारण व्यक्ति जो 200-300 कमाता है, आप बताइए अच्छा भोजन नहीं कर सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। बेरोजगारी आप देखिए 4-4 साल के लिए हर सेक्टर में जैसे अंग्रेज करते थे ऐसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अंग्रेजों की हुकूमत में ये पता किया जाता था कि सरकारी संपत्ति कहाँ कहाँ पर है, कितनी ज़मीनें हैं, कितना धन है, कितने संसाधन हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में ये पता करती है कि कहाँ पर ज़मीनें खाली हैं, कितना धन खाली है, कहाँ से रेवेन्यू को लेकर और पार्टी के 5-5 हज़ार करोड़ के ऑफिस बनाए जा सकते हैं, पार्टी में कैसे पैसा बटोरा जा सकता है। ये पॉलिसी जो है ये गलत है। अगर आज इसका विरोध नहीं हुआ तो आने वाला अंजाम जो है इसका ठीक नहीं होगा। सत्यन जी, डिम्पल यादव जो लोकसभा से प्रत्याशी हैं, आपकी जो भाभी जी हैं, आपका तो बहुत करीबी रिश्ता रहा है अखिलेश यादव से, बचपन के आप मित्र भी रहे हैं अखिलेश यादव के। तो डिम्पल यादव इस समय कह रही हैं कोई भी सपा कार्यकर्ता 4 तारीख को अपने घर पर न सोए। रामगोपाल यादव इस समय दिल्ली में हैं और उन्होंने निर्वाचन आयोग में उन्होंने मुलाकात की है, पत्र दिया है। शिवपाल यादव के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। तमाम मैनपुरी पुलिस प्रशासन कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करने में लगा हुआ है। कई हज़ार लोगों पर गुंडा एक्ट, मिनी गुंडा एक्ट लगाया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है पुलिस प्रशासन जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको धमका रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी रास्ते में आ रहा था, मैं घर से निकला हूँ और मुझे लगता है कि मात्र 20 किलोमीटर की दूरी से 20 किलोमीटर की दूरी में कई बार गाड़ी चेक हो रही है। बेवजह परेशान किया जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। गाड़ी को ऐसे खंगाला जा रहा है जैसे कोई हम किसी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हों। सरकार जो है आप देखिए फोर्स कितना आ चुका है मैनपुरी में। ऐसा लगता है कि जहाँ पर कोई बड़ी घटना या बड़ा कोई दंगा होने वाला है और कोई इस तरह से सरकार जो शासन और सत्ता बल है उसका पूरा प्रयोग कर रही है। आप पूर्व में भी जो 2022 का चुनाव हुआ है, जनमत जो था वो माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में था और लूट के सरकार बनाई गई। और ये बात आप देखिए जो एमएलसी के चुनाव हुए थे उसमें भी ऐसा ही हुआ। प्रत्याशियों को पकड़ पकड़ के मारा गया, कूटा गया, उनको पिटाई की गई, उनकी सरेआम पर्चा लेके फाड़ दिया गया। जो राजनीति है अब इस स्तर पर आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे भी एन कैन प्रकरण उनको सत्ता और सरकार चाहिए, बाकी देश और प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है कि मैनपुरी को लेकर जैसे आजमगढ़ में हुआ, रामपुर में हुआ, मुझे लगता है कि मैनपुरी को लेकर भी इस वक्त जो 5 तारीख की वोटिंग होगी, पूरा सरकार पूरी ताकत एक तरफ होगी और मैनपुरी की जनता एक तरफ होगी। इस तरह का चुनाव 5 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और पूरा देश आप देखिए, रवीश कुमार जी मैग्सेसे अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान के, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट, जो बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, सत्य की बात कहते हैं और झूठ फरेब छल में लिप्त नहीं होते हैं, ऐसे बड़े पत्रकार का एनडीटीवी से इस्तीफा। और एनडीटीवी को भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और उनके जो उद्योगपति हैं 2-3, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने आप देखिए एनडीटीवी ले लिया। तो पूरे देश पर, मीडिया पर चारों तरफ कब्जा हो रहा है। कोई भी चौराहा देख लीजिए, उसको तोड़ के एक चौक बना दिया जाता है और उस पर बीजेपी का कोई नाम लिख दिया जाता है। पूरे देश पर बैनर, पोस्टर, दीवारें चारों तरफ रंगाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ब्रिटिश हुकूमत में हुआ था वो हो रहा है। मुझे तो अवसर नहीं मिल रहा है, वरना इस बात को अगर सदन में कहना चाहिए मेरी पार्टी को। मैं अपील करता हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, क्या देश पर कब्जा हो रहा है? और कब्जा हो रहा है तो इस कब्जे के लिए
आगे की रणनीति, आगे की साजिश जो है, क्या हम सफल होने देंगे? एक बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। यहां पर रवीश कुमार जैसे पत्रकार को हटाने के लिए पूरे चैनल को खरीदा जा रहा है। आप देखिए, आप अपनी बात आजादी के साथ नहीं रख सकते हैं। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस बात को सोचना चाहिए। और मैनपुरी में भी मैं इस बात का सवाल करता हूं कि आज मैनपुरी में पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने दल हैं, सभी को एकजुट होकर आना चाहिए और इस बात का परिचय देना चाहिए कि देश में विपक्ष मजबूती के साथ कोई भी अन्याय और अनर्थ नहीं होने देगा। सतन जी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मैनपुरी से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। वोट, दलित वोट कहाँ डिवाइड होगा? बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा पूर्व में भी उनका आप देख लीजिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर रही हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं दूंगी। राजनीतिक गठबंधन हुआ। क्या लग रहा है सर, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? दलित वोट का कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है, अगर वोट बैंक के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत प्रभावी है, उनकी अपनी जगह है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव, माननीय डिम्पल यादव जी और पार्टी का सभी शेष पूरा शीर्ष नेतृत्व, यहाँ तक हम सब कार्यकर्ता भी लगातार संपर्क में हैं और पूरी तरह से, जिस तरह से नेताजी जिस भेष में, जिस तरह से और जिस तरीके से उतरते थे मैदान में, माननीय अखिलेश यादव इस वक्त हैं। और मैनपुरी में लगभग जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। अब जातिगत, वर्गवत या किसी समुदाय को लेकर चुनाव नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक ही बात के लिए चुनाव हो रहा है कि जो नेताजी ने ताकत को खड़ा किया है, उस ताकत को कहीं नष्ट न कर दिया जाए। लोग परिवारवाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी सूची है, आप बताइए उसको। आप चूंकि ये चिल्ला के आपको गलत साबित करने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि इनके पास संसाधन है और आपके पास संसाधन नहीं है। आप एक तो विपक्ष में है, ऊपर से पूरा जो इनका डिजिटलाइजेशन भारत का किया है वो इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में है, लोग इनके हाथ में है। यूट्यूब, गूगल और ट्विटर और फेसबुक को चैलेंज कर देते हैं। सत्यन जी, एक आपसे आखिरी सवाल, इस समय आप डिम्पल की जीत का कितने से आकलन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को मैं ये संदेश दूंगा कि हो सकता है आपस में किसी बात को लेकर हमारा, क्योंकि परिवार जब बड़ा होता है तो बहुत सारी लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं को, किसी भेद मतभेद को, किसी मनमुटाव को आप न रखें। हो सकता है समय आएगा, सब ठीक होगा। और इस वक्त तो ज़रूरत है वो सच में धरातल पर नेताजी को एक बार पुनः याद करने की ज़रूरत है, उनके लिए अपना एक समर्पित भाव दिखाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मैनपुरी पूरी तरह से ये मन बना चुकी है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 5 तारीख को घरों से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। रही बात प्रशासन का, विशेष तौर पे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है, इसका ध्यान दें, क्योंकि वो आपको 5 बजे तक बंद रखेंगे, आपको जब वोट ही नहीं डालने देंगे, फिर बाद में कह देंगे कि साहब वोट ही नहीं पड़ा तो हम क्या करें। तो इस बात का ध्यान रखें, अलर्ट रहें सभी लोग और 5 तारीख को प्रचंड बहुमत से आदरणीय डिम्पल यादव जी को विजयी बनाएं।